दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आज फिर कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा लीक से हट के थोड़े थोड़े से मुद्दों पर बात करना चाहूँगा, जिसमें शामिल होगा एलन मस्क का प्लान। वो किस तरह से दुनिया में अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस पर बात करूँगा। मुद्दा होगा ईरान के अंदर जो नकाब को लेकर एक कोहराम मचा है और बाकायदा वहाँ पर जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भीड़ इकट्ठा हो रही है और एक बच्ची के मौत के बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं और अपने हुकूक की मांग वहाँ होने लगी है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और आज़ादी की बात, एक आज़ादी, वो चाहे नकाब की आज़ादी हो, जगह जगह एक आज़ादी। आज़ादी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में एक वर्ड फैल रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो अपनी जनता को चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। ईरान की महिलाएं कह रही हैं हमें नकाब से आज़ादी चाहिए। और यूक्रेन में डोनेट्स्क में जो है लोग कह रहे हैं एलपीआर डीपीआर में हमें यूक्रेन से आज़ादी चाहिए। और बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि हमको रूस से आज़ादी चाहिए और हम अकेले ही इस दुनिया को हैंडल करेंगे, जैसे हम करते आए हैं यूएसएसआर टूटने के बाद। और ब्रिटेन जो है वो ये कह रहा है कि कह नहीं रहा है माफ़ करना, क्योंकि ये राज की बात है। मैं पहले भी इसके इशारे कर चुका हूँ। दरअसल ब्रिटेन की जो एक तवील मुद्दत से एक पॉलिसी पशे पर्दा चल रही है, जिसमें अभी भी आप MI6 वगैरह की खबरें सुनते रहते होंगे, बहुत सारे लोग उसका नाम भी लेते हैं। मैं आपको बहुत पहले लेता था इन सब बातों का जिक्र। वो जो उन्होंने लोकतंत्र जो जो जिन्हें वो अभी भी बहुत सारे देशों की महारानी थी, अब वहाँ किंग चार्ल्स जो है उस जगह को फिल कर रहा है। और ये वो जो उसने अपना निज़ाम जो उन लोगों ने याल्टा ट्रीटी के बाद या याल्टा अधिवेशन के बाद और 45 में जर्मनी और जापान का किस्सा ख़त्म करने के बाद जो तय किया था, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यानी वो अपने जो जिन्हें वो कहते हैं कॉमनवेल्थ, उन कॉमनवेल्थ में डेमोक्रेसी से आज़ादी की बात, ये घटनाएं जो हैं आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल रही होंगी। इनमें और बड़ी बात है, बहुत सारी आज़ादियाँ हैं इसमें। आज़ादी जैसे फ़िलिस्तीन को लेके मुस्लिम जगत, ख़ास तौर से अरब जगत का भी एक रोल आपने देखा था, दुनिया में भी चर्चाएं चलती रहती हैं। यहाँ इस्लाम की या फ़लस्तीनियों की मदद की जो एक जंजीर अरबों के पैरों में पड़ी थी, उन्हें भी आज़ादी चाहिए उससे, और उसकी आज़ादी हासिल करते हुए इस पे एक चर्चा का विषय है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान का दौरा भी, अभी इजराइल में खुफिया दौरा, वहीं के अखबार जो है यरूशलेम पोस्ट ने लिखा था, जिसको मैंने सोशल मीडिया पे शाये भी किया था। उसका खंडन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। वो कितना सच है कितना झूठ है सब जानते हैं। इससे पहले सऊदी अरब में नेतन्याहू के जहाज़ के उतरने की बातें भी आई थी, फिर उनका भी खंडन हुआ था। कोई सबूत पेश करता है तो कोई उसे मना करता है। सरे पर्दा और पसे पर्दा दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर जो भी गेम चल रहे हैं, हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी हुकूमत जो है या अपनी जगह नई दुनिया में बनाए। सिचुएशन पॉइंट जो है दुनिया का, जब अर्थव्यवस्थाओं का पहुंच चुका था, मैं बहुत पहले से, यूक्रेन संघर्ष से पहले से ये बात करता आया था कि तेल का जो एजेंडा रखा गया है वो एजेंडा 2030 में यानी 2030 तक फ्यूल बेस इकोनॉमी से दुनिया बाहर निकलेगी और अपनी जो फ्यूल है, तेल की जो इकोनॉमी है, या तेल पेट्रो डॉलर है या पेट्रो तेल पर ही तमाम दुनिया ने अपनी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का मॉड्यूल है उसको रखा है। उससे 2030 तक उन्हें भी आज़ादी चाहिए। ये एजेंडे पर लोग बहुत, लगभग सभी देश साइन भी कर चुके हैं, उस पर काम भी कर रहे थे, जिसके बदले में बहुत से अल्टरनेटिव जो एनर्जीज है उसका इस्तेमाल करते हुए दुनिया आगे बढ़ रही है। दरअसल ये तमाम बातों को हम कंक्लूड करते हैं, ये बात कौन कहाँ से कैसे आज़ादी की बात कर रहा है।
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आज़ादी की बात जो है माफ़ करना चीन के लिए भी आई है। तो वो चीन में दरअसल क्या हुआ ये हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बात करेंगे। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं इजराइल के नए एयर डिफेंस सिस्टम जो कि स्पाइडर के नाम से और डर्बी के नाम से जो नए बनाए हैं, काफ़ी पुराने हैं, नए तो नहीं है इजराइल के। ये इनमें से एक जो सिस्टम है वो 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में अपना काम करता है। वो क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और इन सबको रोकने का काम करता है। दूसरा 70 से 110 किलोमीटर तक की रेंज का है, जो दावा किया जाता है कि वो ड्रोन को भी और क्रूज मिसाइल को भी और फाइटर विमान को भी गिरा सकता है, इंटरसेप्ट करता है और गिरा लेता है। इसको जो फ़लस्तीनियों के नाम की, इस्लाम के नाम की जो जंजीर थी उसको तोड़ते हुए यूएई ने पहले ही अपने मरासिम, अपने संबंध जो है इजराइल के साथ बनाए, और अब एयर डिफेंस सिस्टम ये डर्बी और स्पाइडर खरीद का सौदा जो है यूएई ने कर लिया है। और इस सौदे में बता दूं मैं आपको कि पहले से एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है पैट्रियोट और माफ कीजिएगा थार्ड, पैट्रियोट और थार्ड पहले से यूएई के पास है। और ये अब इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को इस बात को जहन में रखते हुए शायद यूएई खरीद रहा है, और शायद फिर सऊदी, या तो यहाँ से सऊदी अरब शिफ्ट किया जाए या फिर सऊदी अरब भी इसे खरीदना चाहेगा। इसकी वजह, हालांकि ये टेस्टेड नहीं है, माफ करना, मैं इसकी कमियां और इसकी अपनी शंकाएं जरूर बताऊंगा। जो एयर डिफेंस सिस्टम अभी यूएई खरीद रहा है, इससे पहले पैट्रियोट और थार्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सऊदी अरब के पास आरामको की हिफाजत के लिए पहले से थार्ड और पैट्रियोट तैनात थे, जिसे अमेरिका ने कुछ दिन पहले हटाया था। यानी जो थार्ड और पैट्रियोट हटाए गए थे, यमन की तरफ से हौसी जब अपने मिसाइल या ड्रोन्स वहां से मारते थे तो वो आरामको को कई बार भारी नुकसान हुआ, और सऊदी अरब की फौजों पर ड्रोन के हमले होते हैं। कुछ खबरें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो वो यानी कि थार्ड और पैट्रियोट उनको नहीं रोक पाते। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, क्योंकि इसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश इस तरह से की है कि ये जो थार्ड और पैट्रियोट के मुतबादिल खरीदा जा रहा है यूएई के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम, इसी बात को जहन में रखते हुए कि ईरान ने जो अपने ड्रोन बनाए हैं उसे अमेरिका के थार्ड और पैट्रियोट को चकमा देने में सक्षम बनाया है, जो कि साबित हो चुका है सऊदी अरब में आरामको के हमलों में। और जो सऊदी अरब के ट्रुप्स होते हैं, फौजी ट्रुप्स, उन पर भी जो हमले किए जाते हैं, उसमें भी ये बात प्रूविड है कि बहुत सारे हमले जो है वो कामयाबी के साथ कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो तकनीक बेस, ये कहा जाता है कि वो ईरान की तकनीक बेस्ड ड्रोन होते हैं जो जाते हैं। यानी वो हल्के ड्रोन होते हैं, मगर जो भारी ड्रोन दिए गए हैं जिसको रशिया लेके गया है, वो शायद इसलिए लेके गया है रशिया क्योंकि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी जगत एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर अगर यूक्रेन को कुछ दे सकते हैं तो वो थार्ड और पैट्रियोट होगा। यानी अगर जो S-300, S-400, S-300 पहले से थी बैटरियाँ यूक्रेन के पास, जिसको खुद जो है रशिया ने उड़ाया, अब वहां पर अगर कुछ पहुंचा भी दिए गए होंगे, कुछ चल भी रहे होंगे, थार्ड और पैट्रियोट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया गया होगा। हो सकता है कि स्पाइडर और डर्बी को भी वहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए चोरी छुपे इस्तेमाल किया गया हो, मगर ऐसी खबर कोई आ नहीं रही है अभी। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो ईरानी ड्रोन रशिया ने लिए हैं वो इसलिए लिए हैं क्योंकि अमेरिका के थार्ड और पैट्रियोट के साथ खास तौर से ईरान ने अपने हथियारों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता से लैस करने की कोशिशों के बावजूद बनाया है। और ये यूक्रेन में जिस तरीके से अभी हमले हो रहे हैं और ईरान के जो लड़ाकू इक्विपमेंट हैं, ड्रोन हैं, वो अगर सक्सेसफुली हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब वो साफ है। चूंकि रशियन
इक्विपमेंट को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को, अटैकर्स को ध्यान में रखते हुए ही पश्चिमी जगत अपने तमाम इक्विपमेंट बनाता है, और उस पश्चिमी जगत को दिमाग में रखते हुए, ब्रिटेन और अमेरिका को दिमाग में रखते हुए रशिया अपने इक्विपमेंट बनाता है। मगर इस बीच में एक थर्ड वर्ल्ड ने अपनी एंट्री ले ली है, जो इस्लामिक जगत है, जिसमें से ईरान मुख्य है, और प्रमुखता से अगर नाम लिया जाए तो वो तुर्की है। इन्होंने वाटर ड्रोन और एयर ड्रोन इतनी मतलब चाइना ने भी इसमें जो है एंट्री की है, मगर अभी उसके हथियारों का परीक्षण बाकी है। मगर तुर्की के हथियारों का TB2 ड्रोन और अभी ईरान के ड्रोन और इनके मिसाइलों का जो टेस्ट हो रहा है वो सक्सेसफुली वेस्टर्न वर्ल्ड को चकमा देने में सक्षम है, जो कि साबित हो रहा है। तो कुल मिला के रशिया ने ईरान से ही ड्रोन क्यों मंगाए, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो ये माना जाए कि रशिया के पीछे के पास हथियारों की कमी पड़ गई है या उसके पास शॉर्टेज है हथियारों की, छोटे हथियार, स्पाई सिस्टम और छोटे अटैकर्स जो है जो बनाए गए हैं ईरान के द्वारा, वो जो इजराइल के हथियार हैं उनको चकमा देने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से इजराइल यूक्रेन में अपने इन एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं भेज रहा है, चूंकि ईरान के इक्विपमेंट पहुंच गए हैं। हो सकता है चोरी छुपे या फिर मुकम्मल तौर पर भी यहाँ पर तुर्की से भी एक वक्त के बाद हथियार पहुंचा दिए जाएं, जहां पर ईरान के, इजराइल के ये तमाम जो हथियार हैं इनको लोगों के सामने नीचा देखना पड़े और इसकी मार्केट खत्म हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हम बात करते हैं स्पाइडर की या बात करते हैं डर्बी एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये पहले सिर्फ पहली बार यूएई ने खरीदा हो ऐसा नहीं है। ये भारत के पास भी है, ये तंजानिया के पास भी है, ये फिर जो है फिलीपींस के पास भी है। तो ये कई देशों ने इसको भारत सहित खरीदा है। अब हमें मैं पक्का नहीं कह सकता हूं कि जब ये भारत के पास डिलीवर हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर दावा किया जाता है कि भारत के पास भी ये वेपन्स हैं। और अगर ये हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास हैं, तो पिछली खैर एक घटना है जिसमें हमारे देश में कुछ जहाज घुसे थे, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ सुरक्षा कारणों के कारण। मगर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो अब हथियारों की आदान प्रदान, रशिया जैसी कंट्री के पास, उनके पास प्रोडक्शन करने की क्षमताएं इतनी हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि जब हथियार बनाने वाली कोई देश जो दुनिया को हथियार बेचता हो, उसकी कंपनियां उतनी सक्षम होती हैं कि जब हथियारों को कई देश अगर एक साथ उसके 10 कस्टमर लड़ पड़े तो उन 10 कस्टमर्स को वो युद्ध के दौरान सप्लाई की कमी न होने दे, इस पर एग्रीमेंट पर साइन करने होते हैं। साइन करने के बाद अपनी फैक्ट्रियों की, अपने इक्विपमेंट की क्षमताओं को बढ़ाना होता है, और ये गारंटी देनी होती है कि अगर आप कल किसी के साथ युद्ध छेड़ देते हो तो हम आपको कल पुर्जों की और हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। तो ये कहना कि कम पड़ गए, खर्च हो गए, ये एक मतलब कुछ ऐसे बच्चे आजकल भारत में विदेश नीति के एक्सपर्ट हो गए हैं और जियो पॉलिटिक्स एक शब्द निकाल लिया है कहीं से, जो है कई लोग सोशल मीडिया पे, कहीं टेलीविज़न पे, वो अचानक 6 महीने में पैदा भी हो गए हैं और वो 6 महीने में जवान भी हो गए हैं, और दर्शक भी जियो पॉलिटिक्स के बड़े मतलब जानकार बन गए हैं टेलीविज़न। मुझे उससे ऐतराज़ नहीं है, मगर देखिए एक अनरिलेवेंट एक छोटी सी खबर होती है, एक शब्द की, उसको चीख के बोलना, उसको बहुत शोर मचाना और फिर आधा घंटे तक उसी पर एक वीर रस का म्यूज़िक बजाते रहना, फिल्मी अंदाज में मिसाइलें चलाते रहना। माफ़ करना, मैं बहुत छोटे से और सीधे लफ्ज़ों में जो कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो ये होता है कि खबर बहुत बड़ी होती है और वो खबर को फिर ये 6 महीने दुनिया के टेलीविज़न चीख चीख के टुकड़ों में तोड़ते हैं और तोड़ के चीख चीख के उसको ब्रेकिंग बनाते हैं, और मैं वो खबर आप लोगों को 6 महीने पहले बता चुका होता हूँ, उसका मूवमेंट और रिजल्ट तक आपको बता चुका होता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आप मेरे आराम से कही गई बातों को और हल्के लफ्ज़ों में कही गई बातों को हल्के में न लिया करें। मेरा एक हल्का सा लफ्ज़ ये तमाम दुडुम बुडुम बुडुम से ना बहुत भारी है, इनकी औकात ही नहीं है, इसके वजन में दब जाएंगे। आगे चलते हैं। बात यह है कि अब
जो एक दुनिया, जो आज़ादी की मैं बात कर रहा था, वो आज़ादी हो रही, यूएई किस बात के लिए तैयारी कर रहा है वो अलग बात है। इसके एक आगामी हालात आपको बताता हूँ। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए तुर्की ने फिर से अपने हथियार बनाने की क्षमताओं को बहुत आगे तक बढ़ा लिया है, अब शायद वो वक्त नज़दीक है कि ये लोग 2027, 26, 27 तक इतनी क्षमताएं इकट्ठा कर लेंगे कि दुनिया को आप एक ध्रुवी नहीं कह सकते। ये अपने आप को पावर के तौर पर इस्टेब्लिश कर देंगे और ये साबित कर देंगे कि वो भी हैं और किसी से भी कम नहीं है। मल्टी जो पॉकेट्स हैं, यानी ताकत के मल्टी पॉकेट्स, जिसकी बात मैंने आपको लगभग 4 साल या 5 साल पहले बताई थी कि दुनिया मल्टी पावर सेंटर्स में बंटने जा रही है, उसकी शुरुआत नहीं बल्कि वो मिड पोजीशन में पहुंच चुकी है। ईरान ने जिस तरीके से चाइना और रशिया का साथ देते हुए अपने अंदर इंडस्ट्री को डेवलप किया, तमाम पाबंदियों के बाद, उसके बाद हथियारों को बनाया, और हथियार दुनिया के युद्ध में जहां पूरे नाटो के हथियार उतरे हों मदद देने के लिए, फाइनेंस दिया जा रहा हो, इंटेलिजेंस दी जा रही हो, 200 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है उस पर काम कर रहे हों, अगर उन्हें चकमा देकर एक मुस्लिम कंट्री ईरान के हथियार जो है सक्सेसफुली उन पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हों, जो हिमार्स जैसी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने में काम आ रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक और कंट्रियां कहां पहुंच चुकी है और अब अपने आप को सुपर पावर या फिर थ्रेट या धमकी देने की सूरत हाल में अब मेरे ख्याल से अमेरिका, ब्रिटेन नहीं रहा है। ये दुनिया बहुत अलग अलग सेंटर्स में बढ़ती चली जा रही है। आगे दुबई भी ज़रूर जो है आने वाले दिनों में हथियारों की इंडस्ट्री, शोध और ये सब चीज़ों को लगाएगा, तकनीक डेवलप होगी, दुनिया से टैलेंट को बाय करेगा और बाय करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हथियार मैन्युफैक्चरिंग में यूएई भी बहुत आगे निकल जाएगा। और ये कंपटीशन जो पहले सिर्फ एक धर्म की बुनियादों पर और अपने आप को सिर्फ पैसों के कमाई के लिए जो जिन जिन देशों ने रखा था, अचानक उन्हें एक अलग दिशा मिल गई है और ये कंपटीशन बहुत आगे तक पहुंचने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। तो ये स्थिति तो हुई वहाँ की। अब ईरान में थोड़ा सा आ जाते हैं कि जब ये लोग ये देखते हैं कि अब लोग हमारा दबाव नहीं मान रहे हैं, सियोल ने जैसे मिसाइल का टेस्ट किया है और माफ़ कीजिएगा, मतलब नॉर्थ कोरिया ने जिस तरीके से जो है अपना मिसाइल टेस्ट किया, समुद्र पे फायर किया है, जो जापान के समुद्रों में नज़दीक में जाके गिरा है। यहाँ पर तमाम फौजें जो है वो कोलिशंस की मौजूद हैं और अगर उसको इंटरसेप्ट करके बीच में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई हैं तो मतलब सीधी सी बात है कि क्षमताएं नहीं हैं। ये वो इसको इस एंगल से मत देखें कि जापान के समंदर में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल जाकर गिरता है, सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है। बात यह है कि इन्हीं इलाकों में जब जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स का और मिसाइलों को रोकने का और सुरक्षा करने के जो दावे किए जाते हैं, ये इसको क्रैक करके दिखाने की एक कार्रवाई और एक मतलब कवायद होती है जो कि की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर नॉर्थ कोरिया से मिसाइल चलेगी जापान की तरफ तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में कोई ताकत नहीं है कि उसे रोक पाएंगे। ये प्रूव किया है। तो आगे फिर वापस आते हैं हम ईरान में जिस तरीके से लोग भड़के हैं या लोग उसको एक बिल्कुल, मैं उस एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, इस्लाम और गैर इस्लाम ये क्या है क्या नहीं है, औरतों के अधिकार या ना अधिकार, में उस पर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर पूरे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजेंसियाँ, जब ये लोग पश्चिमी जगत के लोग अपने अपने लोग, मैं बहुत पहले जो आपको समझाता था कि किस तरीके से लोगों के बीच में गहरी पैठ बना के रखते हैं, ये मत भूलिएगा कि ईरान के अंदर सिर्फ शिया और सुन्नी मुस्लिम ही नहीं रहते, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर यहूदी भी रहते हैं, यजीदी भी रहते हैं और यहाँ पर जो आर्मीनियन अज़रबैजानी एक खेमा है वो भी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ एक मल्टीपल फेथ को मानने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब ये आपने वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जीन्स में और वेस्टर्न कपड़ों में ही ये ईरान की वो लड़कियाँ जो हैं अपने स्कार्फ जला रही हैं। अपने स्कार्फ में अंग्रेजी में कह रहा हूँ, उसे उर्दू में अरबी में हम हिजाब कह लेते हैं, मगर स्कार्फ कहते ही हमारी सोच स्टैंडर्ड और मॉडर्न और अमेरिकन हो जाती है और जब हम उसको हिजाब कहते हैं तो वो वही कपड़ा मुसलमान बन जाता है और वो फिर एंटी, मतलब एक जुल्म करने का एक रास्ता दिखाई देने लगता है। वो एक परमाणु बम की तरह लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है।
तो लोगों के जहन में बिठाई गई चीज़ें हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कुल मिला की बात ये है कि ये तमाम सत्ताधारी लोगों को डराने और धमकाने का काम करती हैं एजेंसियां, चाहे वो फिर इजरायली एजेंसी हो, ब्रिटिश MI6 हो या फिर CIA हो। ये तमाम एजेंसियां थ्रेट करती हैं कि अगर आप अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं और अगर आप अपने देश में सत्ता करना चाहते हैं तो हमारी बात मानो, वरना हम तुम्हारी जनता को 2 मिनट के अंदर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। इतने आंदोलन होंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये इस तरह की जो थ्रेट्स होती हैं वो कोई ना कोई एक मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये हमने दुनिया में हर जगह पर देखा है। जब भी कोई मतलब इस पर भी अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो एक खेल है जो ईरान को परमाणु संधि पर साइन करने के लिए और इजराइल को महफूज करने के लिए जो कुछ कवायद की जा रही, हो सकता है उस संधि पे अब जो है आगे चल के ईरान समझौता भी कर ले, मगर उससे भी कोई लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि ईरान परमाणु बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। हथियारों में बहुत बड़ी प्रोडक्शन खेप मिसाइलों की वो अपनी बना चुका है। तो कुल मिलाकर मसला ये है कि अब बात बहुत दूर निकल गई है। जहाँ तक मैं इन हथियारों की खरीद की जो बातें की है मुस्लिम कंट्रियों को, इस नज़रिए से नहीं देखता कि वो अपने आप को बचाने के लिए ये तकनीक खरीद रहे हैं, बल्कि मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये जो अभी सूरत हाल है वो हथियार मेकिंग कंपटीशन की तरफ जाने वाली है और शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ एक ये इस मामले को मैं यहीं छोड़ता हूँ और वापस थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ अब एक और आज़ादी की तरफ। वो आज़ादी है जो यूक्रेन में डोनबास, LPR, DPR, यहाँ पर जिस तरीके से रेफरेंडम हो रहा है, बड़ी तादाद में वोट 45 और 49% के करीब जो है वोटिंग हो चुकी है। लगभग 95 to 97% जो है वो रशिया के हक में वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मतलब कुल मिलाकर ये है कि वो तमाम दुनिया जो बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पर लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, रेफरेंडम हो रहा है, रोकने की हिम्मत नहीं है। और अमेरिका थ्रेट करके जो उकसाने का काम करता है उतना ही कर पा रहा है। न यूक्रेन की फौजें वहाँ कोई अटैक कर पा रही हैं, न कुछ उनको रोक पा रही है। यानी अब वो रूस का हिस्सा होने जा रहा है, रूस का हिस्सा हो जाएगा। 30 तारीख को अपनी असेंबली में एक बहुत बड़ा ऐलान जो है, शायद इसकी आज़ादी का और इसको रूस के हिस्से का बनाने के ऐलान के साथ कई ऐलान और पुतिन करने जा रहे हैं। 30 तारीख का हमें इंतज़ार करना होगा। और इसके बाद जो यूक्रेन में चल रहा है, मैं यूक्रेन संघर्ष या उसको ऑपरेशन जो भी आप कह लें, ये जो बड़ी बढ़ा चढ़ाकर खबरें दी जा रही हैं, इनमें कोई दम नहीं है। यूक्रेन सस्टेंड करने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन रशियन लोगों को जिस तरीके से बगावत की बातें और सब कुछ है, उसके पीछे जो भी मेरे ख्याल से कल के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ उसके बारे में बता भी दिया था और दिखा भी दिया था, उस पर अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधी बात यह है कि जिस तरह अपने हथियारों का मूवमेंट, अपने जहाज़ों का, जंगी जहाज़ों का मूवमेंट रशिया कर रहा है और अपनी मिसाइल और पनडुब्बियों और परमाणु हथियारों को जिस तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहा है, इसका अर्थ साफ है कि अगर डोनेट्स्क को रूस में मिला लिया जाता है और उसके बाद अगर अमेरिकी या किसी दूसरे हथियारों से इस हिस्से पे जब ये रूस का हिस्सा हो जाएगा हमला किया जाता है, तो रशिया कोई भी भयानक जवाब देने में सक्षम है और वो जवाब दे सकता है। तो ये सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है रशिया की। अब चाइना में थोड़ा आ जाते हैं। आप लोग एक प्रोपोगंडा सुन रहे होंगे कि शी जिनपिंग को कैद कर लिया गया है और यहाँ मिलिट्री कू हो गया है और अब मिलिट्री शासन जो है वहाँ पर लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये सब लोग चीन की व्यवस्था के बारे में ज़ीरो नॉलेज रखते हैं और चीन की पॉलिटिकल व्यवस्था के साथ साथ में जो वहाँ का मिलिट्री सिस्टम है, वहाँ का राजनीतिक सिस्टम है, उसके बारे में इन लोगों को शायद 1% भी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि चीन ऐसा रहस्यमय देश है जहाँ के
लोग जो है वो हज़ारों साल लोगों से छुपा सकते हैं कि वो चाय कैसे बनाते हैं, हज़ारों साल लोगों से वो छुपा सकते हैं कि उन्होंने रेशम की खोज करके दुनिया को रेशमी मार्ग तक यानी पूरी दुनिया को कपड़े पहनाए। वो लोग सक्षम हैं छुपाने में कि उनके अंदर क्या चल रहा है और बाहर वो क्या दिखा रहे हैं। ये एक बात मैं इसलिए कहता हूँ कि वो रहस्यमय देश जिसे चाइना कहा जाता है, यहाँ का जब कोई पॉलिटिशियन जिसे तैयार किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, सबसे पहले उन लोगों को मार्कआउट कर लिया जाता है। मार्कआउट करने के बाद जिन्हें लीडरशिप में आना होता है उन्हें सबसे पहले गांव में भेजा जाता है। गांव में जाते हैं वो लोग, वहां जाकर खेती की ट्रेनिंग लेते हैं, गांव की प्रॉब्लम्स में समाज सेवा अपना योगदान देते हैं। वहां की नालियां कैसे बनाई जाए, वहां के गांव में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्रॉप का क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, क्रॉप उगाने के लिए बेटर हम क्या कर सकते हैं, गाँव की तकलीफें क्या होती हैं। उसके बाद वो कस्बों में आते हैं, उसके बाद वो शहरों में आते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उनको अप्रूवल मिलती है और फिर वो अध्यक्ष ऑफ चाइना बनाए जाते हैं। तो वहाँ एक पूरी प्रक्रिया है। मिलिट्री की भी बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया है, आम प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है। तो ये सिर्फ जो है अपने ख्याली या ख्वाबी या किसी के एक ट्वीट से वहाँ पर कू हो जाएगा, कू होने की संभावना चाइना में है ही नहीं। ये एक कोरी बकवास है। अगर ऐसी बकवास पे भी लोग भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों के दिमाग का स्तर बहुत नीचे लाया गया है टेलीविज़न, अखबार और बेवकूफ़ किस्म के एंकरों द्वारा, और उन बेवकूफ़ों को जानबूझकर सेलेक्ट किया गया, नौकरी दी गई। महा बेवकूफ़ जो मिलते हैं उनको नौकरी इसलिए दी जाती है कि जनता की अकल का जो पैरामीटर है उसको बहुत नीचे लाना है, उनकी सोचने समझने की क्षमताओं को कम करना है, और उनकी सोचने समझने की क्षमताएं जितनी कम हो जाएगी प्रोपोगंडा उतना ही ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। आखिरी मेरे ख्याल से मैं लंबी कर चुका हूँ बात। एलन मस्क जो है वो हर ऐसी जगह पर अपना स्टारलिंक जो है वो दे रहा है इंटरनेट, जहां पर भी किसी देश में जो अमेरिका के एंटी देश हो, वहां लोग बगावत करना चाहते हो, ऐसी जगहों पर जहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता हो, तो उन प्रोपोगंडों को और ऐसे लोगों को मजबूत बनाने के लिए जो अपनी सरकारों के खिलाफ हो, स्टारलिंक ने एक ऐसी पहल ईरान के अंदर भी करने की कोशिश की है और यूक्रेन के अंदर भी वो कोशिश कर रहा है, बल्कि कर रहा है। और हर ऐसी जगह पर जो अमेरिका के हितों में हो और बाकी दुनिया के खिलाफ हो, अपनी सत्ताओं के खिलाफ हो, ऐसे प्रोपोगंडा और ऐसी चीज़ों को स्टारलिंक आगे प्रमोट करने का इरादा रखता है, प्लान कर रहा है। मुझे लगता है ये दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। इसको कई देश पुतिन सहित शायद जो है नोटिस ले रहे हैं। वो देखेंगे कि पहले एलन मस्क से जो है वो कुछ वसूला जा सकता है कि नहीं वसूला जा सकता है। मिस्टर मस्क, मैं तुमको एक बात बताता चलता हूँ, वो तुम मेरी सुन लेना। शायद वो वक्त बहुत दूर नहीं होगा जब तुम अपनी हदों को पार करोगे, और वो वक्त भी बहुत दूर नहीं होगा जब तुम्हारे सैटेलाइट एक घंटे के अंदर सब गिरा दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज।